बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 415 मुलाहिज़ा फरमाएं। यह धमाका पहले से भी ज़्यादा शदीद और हलाकत खेज था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे क़यामत का दिन तुलू हो चुका हो। इस धमाके ने लीयान को बुरी तरह बुखला दिया। वो बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। उसकी गिरफ्त से लगता था वो जैसे सदियों से यहीं पैवस्त हो। पता नहीं कौन सी क़यामत बर्पा होने जा रही थी। ये क़यामत से पहले वाली क़यामत थी। यके बाद दीगरे होने वाले उन दो धमाकों ने गोया इबादतगाह के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। यूं महसूस हो रहा था बैठे बिठाए कोई बड़ा जलजला आ गया हो। हशरंगेज धमक ने हमारी समात को लम्हाती तौर पर मजरूर कर दिया था। कोई ज़रूरी नहीं था ये सिलसिला दो धमाकों तक ही महदूद रहेगा। इसके बाद भी धमाके हो सकते थे और कबल अज़ वक्त उनकी शिद्दत और हलाकत खेदी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। हमें फौरी तौर पर कुछ न कुछ करना था। ज़लज़ले का बुनियादी उसूल ये है कि आप किसी इमारत के अंदर हैं तो पहली फुर्सत में उस इमारत को छोड़कर किसी खुली जगह पर निकल आएं। अगर अमलन ऐसा मुमकिन करना दिखाई ना हो तो हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर किसी मजबूत बेज के नीचे पनाह ले लें ताकि ज़लज़ले के नतीजे में छत और दरो दीवार से गिरने वाला मलबा आपके लिए जानलेवा साबित ना हो। हम जिस नोयत की सूरत से दो चार थे उसमें ऐसी कोई महफूज आड़ मयसर होना नामुमकिनात में से था। अगर इबादतगाह की छत और पथरीली दीवारें गिरने का फैसला कर लेती तो हम एक संगलाख मुदफन में अमर होकर रह जाते। धमाकों की शिद्दत बताती थी ऐसा हो भी सकता है। मेरे दिन ने सेकंड के 1000वें हिस्से में इबादतगाह को छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने सवालिया नजरों से 10 फुट दूर पड़े डॉक्टर मोंग की तरफ देखा। वो मेरा इशारा समझ गया और उसकी तायद पाते ही मैं एक्शन में आ गया। डॉक्टर मोंग ने भी मेरे साथ बड़ी सूरत से हरकत की। मैंने लीजान को अपने बदन में पैबूस रखते हुए एक लंबी रोलिंग की। मैंने इसी दौरान में रुख का खास तौर पर ख्याल रखा था। अगली लम्हे हम उस संगी कमरे के दरवाजे के करीब पहुंच गए। संगलाख फर्श पर रूल करते हुए हमारी इसाम को छोटी मोटी चोटों से भी वासा पड़ा, मगर इन लम्हात में ऐसी चोटों को महसूस करने का वक्त नहीं था। हम मज़कूरा कमरे से बाहर निकले और उठकर एक जानिब दौड़ लगा दी। उसी लम्हे तीसरे खौफनाक धमाके की लर्दाखेज आवाज़ ने हमारी समात तक रसाई हासिल की, मगर खैरियत गुजरी कि उस वक्त तक हम छत के नीचे से निकलकर खुले आसमान तले आ गए थे। इबादतगाह का सामने वाला बैरूनी हिस्सा था वसीअरीज़ गाल और उसके वस में एक चबूतरे पर इस्तादा फास्टिंग बुद्धा का मुजस्मा हमसे बहुत पीछे रह गया था। हम वाक़ियतन इबादतगाह की इमारत से बाहर निकल आए। उजाला फैलने लगा ताहम खटमंडू के यखबस्ता माहौल ने इस सुबह को ठिठरा कर रखा हुआ था। इस ठंडी ठार फजा में हम खुद को किसी फ्रीजर में खड़े महसूस कर रहे थे। मैं एक जगह रुक गया। लियान मेरे हाथ में हाथ दिए भाग रही थी। मेरे रुकने ने उसे भी रोक दिया। मैंने पलटकर इबादतगाह की तरफ देखा। इबादतगाह की इमारत अपनी जगह पर सही और सालम खड़ी थी, लेकिन डॉक्टर मोंग मुझे कहीं नजर ना आया। पता नहीं वो कहाँ रह गया था। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल थी। मुझे अच्छी तरह याद था डॉक्टर ने भी हमारे साथ ही कमरे के पथरीले फर्श पर रोल किया था। फिर दरवाजे से निकलने के बाद हमें मुड़कर पीछे देखने का होश नहीं रहा था और अब देखा तो वो गायब था। लिया ने मेरे चेहरे पर फैली हुई तशवीश को भांप लिया। वो इसरारी लहजे में बोली, डॉक्टर मोंग दिखाई नहीं दे रहा, लगता है वो किसी और तरफ निकल गया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मैंने फिक्रमंदी से कहा। उसे ढूंढते हैं। लियान के लहजे में डॉक्टर मोंग के लिए अच्छी खासी तशवीश पाई जाती थी। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं लियान, तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए डॉक्टर बड़े पुरस्कार अंदाज में मूव करता है। वो जहाँ भी होगा खैरियत से ही होगा। हम सबको बहरहाल अपनी जीप तक पहुंचना है, लिहाजा उस समत बढ़ना चाहिए। मुझे डॉक्टर मोंग के साथ किसी मिशन में हिस्सा लेने का पहली मर्तबा मौका मिल रहा है। लियान इबादतगाह की जानिब मुतलाशी नजर से देखते हुए बोली, वाकई उसका अंदाज बहुत ही पुरस्कार है। मैंने हमेशा उसे इधर डूबे उधर उभरे वाले अंदाज में मुतहर्रक पाया है। मैंने कहा, वो जब भी उभरा खैरियत ही से उभरा। मेरा अंदाजा है वो इबादतगाह के अकबी हिस्से की तरफ निकल गया होगा। अगर इस तरफ आया होता तो हमारी निगाहों से ओझल नहीं रह सकता था। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर इबादतगाह के अकबी हिस्से में फायरिंग होने लगी। वो फायरिंग बड़ी शदीद और एक तरफा थी। यूं महसूस होता था किसी तनहा शख्स पर निस्फ दर्जन गंज के दहाने खोल दिए गए हैं। हम बेसाख्ता नीचे बैठ गए। इस तरह हम एक छोटी चट्टान की ओट में छुप गए थे। फायरिंग की आवाज ने लम्हे भर को फजा में चीखम दाड़ मचाई, फिर खामोशी छा गई। लियान परेशान नजर से मुझे देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में मुजस्सम सवाल को पलक झपकने में पढ़ लिया। उसकी तमाम तर तशवीश डॉक्टर मोंग के हवाले से थी। उसने भी मेरी तरह यही अंदाजा कायम किया कि वो फायरिंग डॉक्टर मोंग को शिकार करने के लिए की गई होगी। मैंने 7mm को अपनी गिरफ्त में रखते हुए दूसरे हाथ से उसका शाना थपथपाया और तसल्ली अमेज लहजे में कहा, तुम परेशान ना हो लियान, डॉक्टर मोंग उनके लिए आसान शिकार साबित नहीं होगा। वो नतिगनी का नाच निचा कर रख देगा। उसके चेहरे पर लम्हाती सुकून उभरा। मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था वो अंदर से मुतमईन नहीं थी और ये उसका एक फितरी रद्द अमल था। वो बार बार मेरी गन की तरफ देख रही थी। उसकी निगाह में सताइश की झलक थी। इस मिशन के इब्तदाई हिस्से में लियान ने गन मेरे पास रखने पर इसरार करते हुए कहा था, आतिया हथियार मर्द का जेवर होते हैं
असले का जेवर मर्दों ही को सजता है, मेरी हिफाजत के लिए तुम मौजूद हो तो मुझे क्या परवाह है। उसकी सताइश बड़ी नजर से जाहिर होता था। मेरे हाथ में मर्दाना जेवर की सजावट से उसे बड़ी तकवीयत मिल रही थी। इबादतगाह को हंगामी हालत में खैरबाद कहते हुए मैंने लीजान के साथ 7mm को भी बड़ी महारत से संभाल रखा था। ये मेरा जाती ख्याल है, वरना हम तीनों बाहम पेवूस जिस तरह रूल करते हुए कमरे से निकले थे, इस हालत में पूरे यकीन से कोई नहीं कह सकता था कि किसने किसको संभाल रखा था। उस चट्टान की आड़ में बैठे बैठे मैं तवक्को कर रहा था कि दोबारा फायरिंग होगी, लेकिन जब चंद में फजा में पुरस्रार सुकूत तारी रहा तो मैंने सूरत हाल का जायजा लेना जरूरी समझा। मैंने लियान को वहीं बैठे रहने की ताकीद की और एक जानिब झुककर उस चट्टान के अकब में देखने की कोशिश की। फायरिंग की आवाज उसी समत से सुनाई दी थी। यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि फायरिंग इबादतगाह के सामने वाले हिस्से में हुई थी या फिर उसके पिछवाड़े अजीमुशान बड़ी चट्टान की तरफ, क्योंकि लोकेशन के एतबार से मज़कूरा दोनों मुकामात इस वक्त हमारे अकब में वाक़ थे। हम इबादतगाह के सामने वाले हिस्से में खासा आगे नशेब में उतर आए थे। बुदनील कुंड वाली वो इबादतगाह एक पेगोड़ा की सूरत बुलंद टीले पर बनाई गई थी। नीचे नशेब में बागमती नामी एक दरिया बहता था। एक तरह से इबादतगाह दरियाए बागमती के किनारे पर वाक़ थी। मैंने बुलंदी की जानिब दूर तक निगाह दौड़ाई। मेरी वो मुतलाशी निगाह जहाँ तक मंजिल को गिरफ्तार कर सकी वहाँ तक अमनो अमान ही नजर आया। इबादतगाह की छत वाली आगे को बड़ी हुई पथरीली मंडीर का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था और वहाँ से यहाँ तक चट्टानी सिलसिला जहाँ किसी किस्म की गड़बड़ महसूस नहीं हो रही थी। इसका एक ही मतलब था, वो फायरिंग इबादतगाह के अकबी हिस्से में हुई थी। अब इस बात में किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि डॉक्टर मूंग उधर अजीमुशान चट्टान की तरफ निकल गया था। ये तो हो नहीं सकता था कि हमारे दुश्मन आपस में एक दूसरे को निशाना बनाने में लग जाएं। मैं मुतमईन होकर लियान की तरफ पलटा ही था कि एक मरतबा फिर फायरिंग की आवाज गूंज उठी। इस बार ब्रेस्ट फायर नहीं किए गए बल्कि 3-4 सिंगल शॉट्स सुनाई दिए। इस फायरिंग के नतीजे में इंसानी चीखों की मखसूस आवाज भी उभरी। लगता था बड़े ताक ताक कर निशाने लगाए गए थे। मेरे दिल ने कहा उधर डॉक्टर मूंग ने मोर्चा संभाल लिया था। वो जब हमसे रुखसत हुआ तो खाली हाथ था। उसका एक ही मतलब था, या तो उसने किसी दुश्मन की गन पर कब्जा जमा लिया था या फिर वो 7mm बरामद कर ली थी जो उसके बकौल उसने एक महफूज मुकाम पर रख छोड़ी थी। हमें फौरन डॉक्टर मूंग की मदद के लिए उस तरफ जाना चाहिए, लियान ने गंभीर आवाज में कहा। वो भी इसी नतीजे पर पहुंची कि इस फायरिंग और डॉक्टर मूंग में गहरा ताल्लुक है। मैंने उसकी बात का जवाब देने पर कोई अमली कदम उठाने से पहले अपनी तमाम तर समात को माहौल पर मरकूज कर दिया। फायरिंग और इंसानी चीखों के बाद एक मरतबा फिर मुहीब खामोशी छा गई। मेरी तवज्जो का मरकज इबादतगाह का अकबी हिस्सा था जिधर वो अजीमुशान चट्टान वाक़ थी जिसके अकब में हमारी जीप खड़ी थी। मुझे उस तरफ किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। हत्ता की इबादतगाह के अंदर हमने जिन गाड़ियों के बेदार इंजनों की मखसूस आवाज़ सुनी थी वो भी अब खामोश हो चुके थे। मैंने फैसला कुन अंदाज में लियान की तरफ देखा और उसका हाथ थाम कर चट्टान की ओर से निकल आया। हम एक नीम बेजवी चक्कर काट कर इबादतगाह के अकब में पहुंचेंगे। मैंने कहा सारी गड़बड़ उधर ही मालूम होती है। लियान को पहाड़ी रास्तों पर सफर करने का कोई खास तजर्बा नहीं था, इसलिए आगे बढ़ने में अच्छी खासी मुश्किल पेश आ रही थी। हम ढुलवानी फासला तय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ी इलाके में चढ़ाई की बनिस्बतन उतराई में तवाज़ुन कायम रखने में ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। वैसे मैं लियान की हिम्मत और हौसले को मान गया था। वो जिस नोयत के हालात से गुजरी थी उनमें आसाब पर इतनी कामयाबी के साथ काबू रखना कोई आसान काम नहीं था। उसकी पेशकदमी को देखते हुए लगता ही नहीं था कि उसे बेवा हुए एक दिन भी नहीं गुजरा। हमें एक जगह पर रुक जाना पड़ा। मैंने करीबी कहीं किसी के कदमों की मखसूस आवाज़ सुनी। वो आवाज़ इतनी धीमी थी कि लियान की समात तक रसाई हासिल नहीं कर पाई। कोई बड़े मोहतात अंदाज में कदम उठाते हुए इधर से गुजर रहा था। लियान मेरे अचानक रुक जाने पर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने ऊँटों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और तेजी से उसके कदमों की जानिब झुक गया। वो मेरी इस हरकत को जाने क्या समझी कि बिदक कर एक कदम पीछे हट गई। उसके बिदकने ने मेरे मंसूबे को वक्त से पहले तकमील तक पहुंचा दिया। पीछे हटते हुए उसके पांव से एक पत्थर को ठोकर लगी। ठोकर खाकर मजकूरा पत्थर नशे में दूर तक लुढ़कता चला गया। उसके साथ ही फजा फायरिंग की सदा से गूंज उठी। उस लुढ़कते हुए पत्थर को निशाने पर रखते हुए किसी शख्स ने फायरिंग की थी और मैंने पलक झपकने में जान लिया कि वो शख्स मेरे पहलू में 15-20 फुट के फासले पर मौजूद था और मुसल्ला भी था। मैं दरअसल लियान के कदमों में पड़े हुए उसी पत्थर को उठाकर दूर फेंकने का इरादा रखता था ताकि आसपास मौजूद शख्स की लोकेशन का अंदाजा हो सके। इस बात के रोशन इम्कानात थे कि अगर वहां मौजूद शख्स मुसल्ला है तो वो पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनकर उस पर फायरिंग जरूर करेगा, और ऐसा ही हुआ भी था। यह अलग बात है कि मेरे मंसूबे को लियान की एक इज़रारी हरकत ने पाए तकमील तक पहुंचा दिया था। अब सूरत लियान पर वादे हो चुकी थी। वो एक बड़े पत्थर से टेक लगाए सवालिया नजर से मुझे देख रही थी। मैंने आंखों में उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसी पत्थर की ओट में खामोश बैठी रहे।
मैं उस मुसल्लह शख्स की खबर लेकर आता हूँ। उसने बहादुरी और समझदारी का सबूत देते हुए मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले लम्हे में दबे कदमों समत बढ़ गया। मैंने दुश्मन की लोकेशन को अच्छी तरह से नशीन कर लिया था और उसे बड़े सलीके से घेरना चाहता था। इस मकसद के लिए मुझे थोड़ा घूमकर उसकी समत बढ़ना पड़ा ताकि उसे मेरी पेशकदमी का एहसास ना हो और वो मुकाम भी मेरी निगाह से ओझल ना होने पाए जहां मैं ली यान को छोड़ आया था। उसकी हिफाजत मेरे फराइज में शामिल थी। मैं गंथा में मोहतात कदमों से आगे बढ़ता चला गया और 2 मिनट की कोशिश के बाद अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंच गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक दुश्मन को 3-4 फुट आगे मेरे निशाने पर होना चाहिए था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो वहां मौजूद नहीं था। उसका एक ही मतलब था, उसने अपनी जगह छोड़ दी थी। मेरी मतलाशी नजर इधर उधर देख रही थी कि ली यान की चीख ने मुझे उसकी जानिब मुतवज्जो कर दिया। मेरी निगाह में वो बड़ा सा पत्थर आ गया जिसके अकब में ली यान को मैंने छोड़ा था। ये बात यकीनी थी कि वो मुसल्लह शख्स उस तरफ ली यान के पास जा पहुंचा था और उसने ली यान को गन पॉइंट पर रख लिया था। मेरे लिए वो बड़े नाजुक लम्हात थे, मुझे फौरी तौर पर वहां पहुंचना था। वैसे एक बात की मुझे तसल्ली थी कि वो बदबख्त ली यान को शूट नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा करना होता तो ली यान की चीखने से पहले ही फायर खोल देता। ली यान की जिंदगी को सरेदस कोई खतरा नहीं था। मैं उनके मुंह पथरीली जमीन पर लेट गया और करालिंग करते हुए उस पत्थर की समत बढ़ने लगा जिसके पीछे वो दोनों मौजूद थे। जल्दी मैं उस पत्थर के ऊपर पहुंच गया और फिर ली यान मेरी निगाह में आ गई। वो जमीन पर अकड़ो बैठी थी। गन बरदार महज 3 फुट के फासले पर उस पर गन ताने खड़ा था। मैं उसकी सूरत नहीं देख सकता था। एक तिरछे जाविये से उसकी पूंछ मेरी सम थी। मैंने उधर लेटे लेटे गन बरदार की खोपड़ी को 7mm के टारगेट पर रख लिया, फिर तहमकाना लहजे में घुर्रा कर कहा, गन फेंक दो मिस्टर। मेरी आवाज पर वो मेकानिकी अंदाज में उछला और तेजी से घूमकर मुझे निशाना बनाने की कोशिश की। मैंने उसकी सूरत देखते ही अंदाजा लगा लिया उसका ताल्लुक अमेरिका से था। उसकी कोशिश को ली यान ने पलक झपकने में खाक चटा दी। वो शख्स जैसे मेरी जानिब मुड़ा, ली यान ने पथरीली जमीन पर हैंड पुश लिया और उछलकर दोनों टांगे उसके पेट में रसीद कर दी। ये एक जबरदस्त डबल किक थी। गनबरदार मेरी तरफ घूमते वक्त दोनों हाथ ऊपर उठा चुका था, लिहाजा ली यान का निशाना बड़ा कारी साबित हुआ। गनबरदार तवाज़ुन कायम ना रख सका और पीछे लुढ़क गया। इसी दौरान में ट्रैगर पर उसकी उंगली दब गई। ट्रैगर पर उंगली दबने का एक ही मतलब होता है, फायरिंग। पीछे को लड़ते हुए उसकी गन ने भी मुतअद्दिद गोलियां उगली, लेकिन टारगेट बिगड़ जाने के बायस हम दोनों गोलियों का निशाना बनने से महफूज रहे। लिया ने उसी पर बस नहीं की, बल्कि वो उछलकर गन बरदार के ताकुब में लपक गई। मैं पत्थर से कूदकर नीचे आया और उनका तमाशा देखने लगा। पीछे को लुढ़कते हुए गन उस शख्स के हाथ से निकल गई थी। वो 10 फुट नशेब में जाने के बाद संभला और गन की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। मज़कूरा गन उसकी दाईं जानिब 4 फुट के फासले पर पड़ी थी। उसने गन की तरफ जस्ट बरी, उसी वक्त मैं हरकत में आ गया। गन बरदार से पहले मैं गन को देख चुका था और गन बरदार का इरादा भी मैंने भांप लिया था। मैंने 7mm को सीधा किया और गन की समत बढ़ने वाले उसके हाथ पर फायर कर दिया। यह कैसे मुमकिन था? मैं उसे लियान पर सवा शेर होने का मौका देता। उसने एक चीख मारी और अपनी मादरी जबान में गालियां बकते हुए जख्मी हाथ को तेजी से झटकने लगा। इसी दौरान में लियान उसके सर पर पहुंच गई। झुंझुलाहट में वो जख्मी हाथ ही से लियान पर हमलावर हुआ। उसका अंदाज थप्पड़ मारने वाला था। लियान ने झुकाई देकर खुद को बचाया और उसकी पसलियों में पांव की ठोकर रसीद कर दी। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे को गया, फिर संभल कर खून ख्वार अंदाज में लियान की तरफ बढ़ा। उसकी पेशकदमी में बड़ी जारहियत पाई जाती थी। लियान एक महफूज स्टांस बनाए तैयार खड़ी थी। उस शख्स ने गुसीले अंदाज में फुटबॉल किक चलाई। लियान ने बैक फुट पर जाते हुए उसकी किक को बला किया और उसी लम्हे घूमकर एक खतरनाक व्हील किक दे मारी। लियान की एड़ी उस शख्स की कनपटी पर पड़ी और वो सर को थाम कर एक तरफ जा गिरा। लियान तेजी से उसकी तरफ लपकी और संभलने से पहले ही उसे हाथ पांव की ठोकरों में रख लिया। उस शख्स का स्टाइल ये जाहिर करता था उसने बाकायदा मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल नहीं की, ताम लड़ाई भिड़ाई का उसे वसी तजर्बा था। लियान की जगह अगर कोई और मद्दे मुकाबिल होता तो वो उसे चुटकियों में मसल कर रख देता। लियान बड़ी मजबूती से उसके सामने डटी हुई थी। लियान को इस मिशन में पहली मर्तबा हाथ पांव खोलने का मौका मिल रहा था। अब तक सारी कसरत मैंने और डॉक्टर मूंग ही ने की थी। लियान बड़े भरपूर और तसल्ली बख्श अंदाज में उस शख्स से निमट रही थी। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि लियान का मद्दे मुकाबिल ताकत और मजबूती में उस पर सबकत रखता था। उसमें किसी गैंडे जैसी कुव्वत भरी हुई थी। लियान की फुर्ती और महारत ने उसे अभी तक उस शख्स के काबू में आने से बचा रखा था। वो बुरी तरह पिट रहा था और झुंझुलाकर बार बार लियान पर हमलावर हो रहा था। मैं बड़ी तवज्जो से फ्री स्टाइल फाइट देखता रहा। लियान ने अपने मद्दे मुकाबिल की नाक और मुंह से खून छुड़ा दिया। वो हांफते हुए बार बार अपने चेहरे को साफ करता जा रहा था। लियान के अंदाज में गजब का गैज़ो गुस्सा भरा हुआ था। यूं महसूस होता था वो शून की मौत का जिम्मेदार उसी शख्स को समझ रही हो और इस कुताही के लिए वो उससे सूद दरसूद वसूल करने का इरादा रखती हो। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक हिक चलाते हुए लियान तवाज़ुन कायम ना रख सकी।
पथरीली ढुलवान जमीन पर उसका पांव रिपट गया और उस शख्स को मौका मिल गया। किसी किस्म का जारहाना हमला करने की बजाय उसने लियान को अपने कलावे में लेकर दबाना शुरू कर दिया। लियान बुखला कर रह गई। उस शख्स की गिरफ्त में किसी सांड की सी ताकत भरी हुई थी। उसने कई मरतबा लियान को ऊपर उठाया और पटकने की कोशिश की, लेकिन लियान ने उसे कामयाब न होने दिया। वो जब भी उसे फेंकने लगता, लियान अपना बाजू या टांग उसके जिस्म के किसी हिस्से से उलझा देती। लियान उसके लिए एक ऐसी शय साबित हो रही थी जिसे वो उगल सकता था और ना ही निकलने की हिम्मत हो रही थी। उस शख्स की झुंझलाहट हद दर्जा बढ़ गई और उसने खुद को मुंह के बल जमीन पर गिराने के लिए अपने वजूद को एक झटका दिया। लियान हुनूज उसकी गिरफ्त में थी। अगर वो ऊंधा जमीन पर गिरता तो इससे पहले लियान का जिस्म जमीन से टकरा जाता। यह बड़ी वाहियात सूरत हाल थी, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले लियान ने बाजी पलट दी। ये उसका एक फौरी और बरवक्त फैसला था। ऐसे कबल के वो दोनों ऊपर तले जमीन से आकर टकराते, लियान का दाव चल गया। उसने जमीन की तरफ आते हुए मद्दे मुकाबिल के जिस्म के एक नाजुक हिस्से पर पांव की खतरनाक ठोकर रसीद कर दी। वो बिलबिला उठा और उसी बिलबिलाहट में लियान के जिस्म पर उसके हाथों की गिरफ्त खत्म हो गई। लियान ने खुद को आजाद महसूस करते ही हवा में रूल किया और चंद फुट दूर जा गिरी। वो शख्स तवाज़ुन खो बैठा था, लिहाजा संभलने के इम्कानात सिफर से ज्यादा ना थे। वो आनन फानन मुंह के बल पथरीली जमीन से जा टकराया। इस टकराव के नतीजे में उसके हलक से फलक शगाफ चीख बरामद हुई। यकीनन उसके चेहरे का सबा सत्यानाश हो गया था। जितनी देर में वो शख्स उठकर खड़ा होता, लियान 2 कदम के फासले पर उसके इस्तकबाल के लिए खतरनाक स्टांस के साथ मौजूद थी। फिर उनके दरमियान एक मरतबा फिर बारगाह आराई शुरू हो गई, जिसमें लियान का पल्ला भारी था। अगर कोई और वक्त होता तो मैं लियान को दिल के अरमान निकालने का पूरा मौका फराहम करता, लेकिन हम जिन संगीन हालात से गुजर रहे थे उनमें इस फाइट को तूल देना मुनासिब नहीं था। मैंने आगे बढ़कर उनका मामला निपटाने का इरादा किया ही था कि मुझे एक दूसरे महाज की तरफ मुतवज्जो होना पड़ा। 2 गनबरदार अचानक ही मेरी निगाह में आ गए। वो नशेब से हमारी समत बढ़ रहे थे। मैं एक ऐसे जाविये से खड़ा था कि वो नशेब में होने के बायस मुझे देख नहीं सकते थे। वो जो कोई भी थे हमारे दुश्मन ही हो सकते थे, क्योंकि इंस्पेक्टर शिवा की तरफ से आने वाली कमक अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाई थी। मेरे लियान और डॉक्टर मूंग के सिवा यहाँ पाया जाने वाला हर शख्स फिलहाल हमारा दुश्मन ही था। वो दोनों गनबरदार यकीनन फायरिंग की आवाज सुनकर हमारी तरफ मुतवज्जो हुए थे और फिर लियान से पिटने वाले शख्स की चीखें भी उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाने का बायस हो सकती थी। मैंने 7mm पर गिरफ्त मजबूत की और उनके इस्तकबाल के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। जब वो लियान और उसके मद्दे मुकाबिल के करीब पहुंचे तो सूरत हाल उनके लिए बड़ी साजगार हो चुकी थी। लियान की एक रीसेंट किक ने मद्दे मुकाबिल को 3 फुट दूर उछाल दिया। अगर वो दोनों आपस में गुथम गुथा होते तो आने वाले गन बरदार अफराद को कोई अमली कदम उठाने से पहले सोचना पड़ता। लियान पर की जाने वाली फायरिंग उनके साथी को भी छिलनी में बदल सकती थी। मौजूदा सूरत हाल में उन दोनों ने बड़ी सूरत से अपनी गन को लियान की तरफ सीधा किया। फिर इससे पहले कि ट्रैगर पर उनकी उंगलियां हरकत करती, मैंने उनके जिस्म के ज़िरी हिस्सों को निशाना बनाते हुए खतरनाक ब्रेस्ट मारा। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो उनका दाव चल चुका होता। वो लियान को बोलने का कामिल फैसला कर चुके थे। फायरिंग की मखसूस तड़तड़ाहट ने फदा में खौफनाक इरताश पैदा किया और उसके साथ ही मुतासरा अफराद की अजियतनाक चीखें गूंज उठी। मैंने उन्हें बड़ी कसम परसी में लड़खड़ाते, डगमगाते और जमीन बोस होते देखा। गन्स उनके हाथों से निकलकर दूर जा गिरी। 7mm के एक ही ब्रेस्ट ने उनकी रानों और घुटनों का कबाड़ा कर दिया। मुझे उम्मीद ना थी कि वो अब कभी अपने पांव पर खड़े हो सकेंगे। इस मंजर ने लियान और उसके मद्दे मुकाबिल को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया। मैंने गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा और चौंक उठा। लियान की क्रीसेंट किक खाकर वो शख्स जहां गिरा था वहीं मुझे उसकी गन भी पड़ी हुई नजर आई। वो शख्स भी गन की वहां मौजूदगी से आगाह हो चुका था। मैंने उसकी आंखों में तेजी से बदलते हुए तासरात को पलक झपकने में नोट कर लिया। मेरी तरफ से होने वाली फायरिंग ने शायद उसे बुखला दिया था, वरना वो कब का गन का जानिब हाथ बढ़ा चुका होता और अब मैं उसे कोई मौका देने के मूड में नहीं था। उसका इरादा बांप लेने के बाद ताखीर किस बात की। मैंने एक झटके से 7mm के खतरनाक बैरल का जाविया तब्दील किया और ट्रैगर पर उंगली दबा दी। फदा में ऑटोमेटिक 7mm का एक बहुत बरदार कहका गूंजा और अगले ही लम्हे वो शख्स अपने ही खून में लथपथ तड़पता हुआ नजर आया। उसके वजूद ने चंद नजई झटके लिए, फिर वो ठंडा हो गया। उसका एक हाथ अब भी हसरतनाक अंदाज में आगे को बढ़ा हुआ था, जहां थोड़ी महज 1 फुट की दूरी पर उसकी वो गन पड़ी थी, जिसे उठाने के लिए उसने हाथ फैलाया था। वो किसी गन की जरूरत से बहुत दूर जा चुका था। इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही लौट जाता है। समेटने और लपेटने के चक्कर में जिंदगी भर इसके दोनों हाथ मुख्तलिफ जावियों में फैलते और सुकड़ते रहते हैं। हत्ता के बाद औकात यही हाथ भीख के लिए भी दराज हो जाते हैं। मगर ये जरूरी नहीं कि सबको भीख भी मिल जाए। कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं कि हालात की सितम जरीफी जिन्हें मौके की भीख देने से इनकार कर देती है। इस बदबख्त का गन की सम फैला हुआ हाथ भी कोई ऐसी ही कहानी सुना रहा था। मैंने उस पर एक अफसोसनाक नजर डाली और उसके साथियों की जानिब बढ़ गया। वो दोनों पथरीली जमीन पर लोट पोट हो रहे थे।
मेरी गन से खारिज होने वाली गोलियों ने उनकी रानों और घुटनों में कई हवादान बना दिए थे। पिंडलियां भी इस सलूक से महरूम नहीं रही थी। बादियुल नजर में उनके टखनों, पिंडलियों, घुटनों और कूलों की हड्डियों को शदीद नुकसान पहुंचा था। वो कर्मनाक अंदाज में कराते और सिसकते हुए मुझे मुगल्लजात में तोल रहे थे। मैंने रुकू के बल झुककर उनकी हालत को अंदाजे की निगाह में तोल लिया। वो फौरी तौर पर किसी काबिल नहीं रहे थे। अगर वो 1000 कोशिश करके देख लेते तो भी हमें कोई नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में ना थे। उनकी जान लेने का मुझे कोई शौक नहीं था, लिहाजा मैं गन सुनते सीधा खड़ा हो गया। उसी लम्हे लियान की ठहरी हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। वैदान, इन मरदूदों पर लानत भेजो, हमें फौरन डॉक्टर मूंग की तरफ जाना है। वो मेरे अकब में मौजूद थी। मैंने तेजी से पलट कर देखा। उसके हाथ में मुझे वही गन नजर आई जिसके उसूल के लिए उसका मद्दे मुकाबिल जान खार बैठा था। वो एक खतरनाक शॉर्ट गन थी। लियान की तजवीज में माकूलियत थी। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और उसके इमा पर उन दोनों माजूर अफराद पर लानत भेजकर हम आगे बढ़ गए। मैंने एक जगह रुककर बड़ी सूरत से 7mm को रीलोड किया और स्टैब की मदद से उसे गर्दन और बाजू के ऊपर से गुजार कर पहलू में लटका लिया। ये मेरा बायां पहलू था। ऐसी बाजू के ट्राई सिप्स पर पट्टी बंधी हुई थी। कंधे का जख्म अगरचे तशवीशनाक नहीं था, लेकिन पिछले 2 घंटे से ही इबादतगाह के अंदर और बाहर जो मारामारी हो रही थी उसके तफैल इस मामूली जख्म की तकलीफ में गैर मामूली इजाफा हुआ था। खुसूसन खौफनाक धमाकों के बाद जब मैंने लियान और 7mm के साथ बम पेवुस रूल करते हुए इबादतगाह से बाहर निकलने की तगोदो की तो कंधे की चोट के साथ अच्छी खासी ज्यादती हो गई थी। धमाकों के ख्याल के साथ ही याद आया कि तीसरे धमाके के बाद यह हलाकत खेज सिलसिला आगे नहीं बढ़ा था। इबादतगाह के अकबी हिस्से की तरफ काफी देर से फायरिंग की आवाज सुनाई नहीं दी थी। मैंने लियान के साथ आगे बढ़ते हुए सताइशी लहजे में कहा, तुमने तो कमाल कर दिया लियान, मैं नहीं जानता था तुम इतनी अच्छी फाइटर हो। उसे रुककर बेयकीनी से मेरी आंखों में देखा और गहरी संजीदगी से बोली, तुम मेरा दिल रखने के लिए ये बात कर रहे हो? दिल रखने और रखवाने का मामला तो रहा एक तरफ। मैंने कदरे शगुफ्ता लहजे में कहा, मैंने इस वक्त तुम्हारी तारीफ में किसी मुबालगे से काम नहीं लिया। ओह, वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, इस तारीफ का शुक्रिया। अगर तुम मुझे एक अच्छी फाइटर कह रहे हो तो मेरे लिए ये बात किसी सनद का दर्जा रखती है। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। लियान हमारे साथ संगीन हालात से तो गुजरी थी, उसके साथ ही विंगिंग के फोन ने उसके लिए इन हालात को गमगीन भी बना दिया था। शोर उसका शोर था और शोर की मौत किसी भी बीवी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा हुआ करती है। मैंने यह महसूस कर लिया था कि डॉक्टर मूंग लियान को इस सदमे से बाहर लाने के लिए हल्की फुल्की गुफ्तगू से काम ले रहा था। मैंने भी डॉक्टर की रवश को ही अपनाना मुनासिब समझा और कदरे बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, लियान, ये खासो आम का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया। तुम किस बिना पर मुझे आम इंसानों की फहरिस्त से खारिज कर रही हो? वो गड़बड़ा गई और रुके बगैर जल्दी से बोली, मेरा मतलब है तुम एक खास आदमी हो। ये बात तो मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ। क्या मतलब? ये सवाल करते हुए वो रुक गई। मतलब ये कि तुम भी अपनी जात में बहुत मुनफरिद हो। मैंने कहा, तुम जैसी इंफरादियत मैंने आज तक किसी और इंसान में नहीं देखी, लिहाजा तुम भी कोई आम नहीं बल्कि एक खास इंसान हो। वो टटोलती हुई नजर से मुझे तकने लगी, फिर उलझन ज़दा अंदाज में बोली, तुम मेरी किस इंफरादियत की बात कर रहे हो? अगर हालात नॉर्मल होते तो शायद वो फौरन मेरी बात की तह में पहुंच जाती, लेकिन मौजूदा सिचुएशन ने उसके ज़हन को तिल पट कर रखा था। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखी जिसे बच्चे की ख्वाहिश तो हो लेकिन वो तामीर और तकलीक के अमल को पसंद ना करती हो, बल्कि अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अडॉप्शन को ज्यादा मुनासिब समझती हो। मौजूदा हालात में मुझे लियान से इस नोयत की गुफ्तगू करना तो नहीं चाहिए थी, मगर इलाज कुछ इसी किस्म का तकाजा कर रहा था। वो जिस अंदाज की नफ्सियाती पेचीदगी में घिरी हुई थी, उससे निकालने के लिए ऐसा ही कोई मौका मुअस्सर साबित हो सकता था। मेरी वजह सुनकर उसका चेहरा एक लम्हे के लिए मुतगय्यर हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे उसने बड़ी कामयाबी से खुद को संभाल लिया और जल्दी से बोली, तुम कहीं की हवा उठाकर वहीं ले जाते हो। मैं बड़ी अच्छी तरह समझ गया वो क्या कहना चाह रही थी, मगर उसके अदा करदा अल्फाज किसी और के लिए काबिल फहम नहीं थे। बड़बड़ाहट में वो एक उलझा हुआ जुमला बोल गई थी। मैंने दानिस्ता अनजान बनते हुए कहा, पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो कुछ भी उठाकर कहीं भी नहीं रखा। वो नीचे होते हुए बोली, मैं दरअसल तुम्हारी सलाहियतों की बिना पर इनफरादियत की बात कर रही थी। रास्ते में आते हुए तुमने जो चीज का मुजाहरा किया वो किसी आम इंसान के बस का रोग नहीं। पता नहीं तुम में और कौन कौन से गुण छुपे हुए हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम बड़ी खूबसूरती से मुझे मौजू से हटा रही हो। मैंने उसकी उदास आंखों में बहुत दूर तक देखते हुए कहा, हालांकि तुमने उठाने और ले जाने वाली बात किसी और पसे मंजिर में कही थी। किस पसे मंजिर में? वो बड़ी सादगी से बोली, ये वो सादगी थी जिस पर हाय करके कोई भी मर सकता था। मैंने शाकी लहजे में कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं आज के बाद इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं वैतान, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। फिर कैसी बात है? मैंने पूछा। उसकी जान खुद बखुद छूट गई। वो मेरे सवाल का जवाब देने से बच गई, क्योंकि उसी वक्त इबादतगाह के अकबी हिस्से में एक मरतबा फिर फायरिंग की आवाज गूंज उठी थी। वो इसरारी अंदाज में आगे बढ़ गई। मैंने कहा, रुक जाओ लीजान। वो रुकी और पलटकर हैरत से मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ वैतान? तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा? पता नहीं मेरे अंदर कौन कौन से गुण छुपे हुए हैं।
मैंने गहरी संजीदगी से कहा, एक गुण तो ये है कि मैं बाज़ औक़ात आगे बढ़ने के मौके पर ठहर जाया करता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? वो मुताज्जब नजर से मुझे देखने लगी। मैंने कहा रुक जाओ और तुम रुक गई। अब अपनी आंखों से देख लो मैं क्या कहने और करने जा रहा हूँ। मैंने बात को मुबहम अंदाज में खत्म किया और एक चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया। लियान 4 कदम दूर खड़ी उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखती रही। मैंने मजीद कोई लफ्ज़ अदा किए बगैर आंखें बंद कर ली। दरअसल अचानक मेरे ज़हन में एक अछूता ख्याल आया था। मैं किसी महफूज और पुरसुकून जगह पर बैठकर तसव्वुर की निगाह से डॉक्टर मूंग के माहौल में झांकना चाहता था और ये जगह उस काम के लिए नहायत ही मौजूद थी। यहाँ पर एक कद आदम चट्टान मयसर थी। मुझे यकीन था मेरे तसव्वुराती तमाशे के दौरान में लियान गन सूंघते रेड अलर्ट खड़ी रहती। पहले 2 धमाकों के बाद जब हमने इबादतगाह को छोड़ा था उसके बाद से मुझे डॉक्टर मूंग की सूरत दिखाई नहीं दी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इस वक्त इबादतगाह के अकबी हिस्से में मौजूद था। हमें हर सूरत उसी की समत बढ़ना था क्योंकि उधर ही कुछ फासले पर हमारी जीप भी खड़ी थी। हमने इबादतगाह के अंदर हैवी इंजन वाली जिन गाड़ियों की आवाज़ सुनी थी वो काफ़ी देर से चुप सादे बैठी थी। उधर तक रसाई हासिल करने के बाद ही उनकी दुरुस्त लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता था। मैंने आंखें बंद करके डॉक्टर मूंग के खालो खत को अपनी तीसरी आंख के सामने उजागर किया। उसका सरापा मेरे तसव्वुर में चमका और अगले ही लम्हे मैं उसके माहौल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। मेरा पैनल ग्लैंड काम करने लगा। वो इस वक्त एक जीप के अंदर था। मैंने पलक झपकने में समझ लिया वो वही जीप थी जिसमें सफर करके हम काठमांडू शहर से यहाँ पहुंचे थे। हैवी इंजन वाली आर्मी ग्रीन कलर जीप को पहचानने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। बातरी आंख जब कोई मंदिर दिखाती है तो देखने वाला इस मंदिर का हिस्सा बनकर रह जाता है। भलाऊ मास्टर हैंग पाई का जिसने शाओलिन टेम्पल में तरबियत के दौरान में मुझे ची की बेदारी के लिए खुसूसी मशकें कराई थी और वो भी अपनी निगरानी में। मास्टर हैंग पाई एक तरफ से मेरा उस्ताद दादा भी था। मेरा उस्ताद महाराज वांग विंग जाए शाओलिन टेम्पल में हैंग पाई का शागिर्द रह चुका था। अब ये दोनों अदीम हस्तियां जहानी हो चुकी थी। मास्टर हैंग पाई ने मेरे अंदर ची के हवाले से जो शम्मा रोशन की थी मैंने फिर उसे कभी बुझने नहीं दिया, बल्कि मास्टर की बताई हुई योगा की एडवांस मशकें खुद करके इस कुव्वत को पूरी तरह बेदार कर लिया था। उसके बाद स्ट्रोक ब्रेथिंग की मदद से बैरें मुतहर्रक कर ली थी। डॉक्टर मूंग इस वक्त जीप में अकेला नहीं था। उसके साथ एक और शख्स भी मौजूद था जिसकी कैफियत किसी यरगमाली जैसी थी। वो दोनों जीप की अकबी निशिस्त पर थे। डॉक्टर के चेहरे के तासरात बताते थे। वो मज़कूरा शख्स से नायत ही अहम सवालों जवाब में मसरूफ था। दाम में आया उस शख्स मुकामी नहीं बल्कि एक सफेद फाम था और यकीनन उसका ताल्लुक हमारे दुश्मनों ही से था। अफसोस कि मैं उन दोनों के दरमियान होने वाली मुकालमत को सुन नहीं सकता था। पैनल ग्लैंड के मुतहर्रिक होने से मेरे दिमाग का सिर्फ वीडियो सिस्टम काम करने लगा था। मैं थोड़ी देर तक उस जीप के माहौल में मौजूद रहा, फिर निगाह दौड़ाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और जहां तक मेरी नजर ने काम किया मुझे हैवी या लाइट इंजन वाली कोई गाड़ी खड़ी दिखाई ना दी। डॉक्टर मूंग के तेवर बताते थे हालात पर उसे मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। मैं मुतमईन होने के बाद अपनी जगह पर हाजिर हो गया। मैं आंखें खोली ही थी कि लियान के चेहरे पर निगाह गई। उसने छूटते ही पूछ लिया, फैजान तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो यहीं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। मैंने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। वो खोजती हुई नजर से मुझे देखती हुए बोली, तुम्हारा जिस्म तो यहाँ मौजूद था लेकिन मुझे यकीन है ज़हनी तौर पर तुम कहीं और पहुंचे हुए थे। अच्छा, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम ऐसा समझ रही हो तो फिर ऐसा ही हुआ होगा। ची वाला मामला खुल जाने के बाद वो मुझ में गहरी दिलचस्पी लेने लगी थी और उसका अंदाज खोजने वाला था। थोड़ी देर पहले तो वो इस शक बल्कि यकीन का इजहार भी कर चुकी थी कि मेरे अंदर बहुत से गुण छुपे हुए हैं। मेरे जवाब ने उसकी तशवीह ना की और वो टटोलती हुई निगाह से मुझे तकते हुए बोली, तुम जितनी सादगी से जवाब देकर मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो उतने सीधे और सादे तुम हो नहीं हो। सादा नहीं तो फिर पेचीदा होगा। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम मुझे बहला रहे हो। उसके लहजे और निगाह का शक दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं कोई तुम्हारा मकरूज नहीं जो टालने की कोशिश करूंगा और ना तुम नन्ही बच्ची हो जो मैं तुम्हें बहलाने के चक्कर में लग जाऊंगा। बहरहाल जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी। यकीन करना या ना करना तुम्हारे इख्तियार में है। बात खत्म करते ही मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। वो मेरी तकलीद करते हुए बोली, हम किस तरफ जा रहे हैं? जिधर पहले जा रहे थे, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, यानी डॉक्टर मूंग की तरफ, मगर अब लंबा चक्कर काटने की जरूरत नहीं रही। हम बराए रास्त उधर का रुख कर सकते हैं। वो मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए बोली, ये बात तुम इतने यकीन से कह रहे हो जैसे तुम जान चुके हो उधर डॉक्टर मूंग ने सूरत हाल को अपने हाथ में कर लिया है। उसकी बातों में शक और इस्तफसार की आमेजिश शामिल रही थी। वो मेरी और मेरे मामलात की तरफ से मुतमईन दिखाई नहीं देती थी। मैंने गोलमोल जवाब देकर गुजारा चलाने की कोशिश की। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। मैंने कहा, डॉक्टर मूंग इस वक्त अपनी जीप में मौजूद है और लगता है उसने उधर बदअमनी पर मुकम्मल काबू पा लिया है। ऐसा क्यों कर लगता है? उसने गहरी संजीदगी से कुरीद जारी रखी। मैंने मजाक के रंग में कह दिया, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। रियली? वो एक मरतबा फिर रुक कर मुतजस्सिस नजर से मुझे देखने लगी। मैंने बात बनाते हुए कहा, भाई जब तुम्हें मुझ में छुपे हुए गुण नजर आ ही गए हैं तो ये फर्ज कर लेने में क्या हर्ज है कि मैं यहाँ बैठे बैठे डॉक्टर मूंग की खबर ले आया हूँ।
तुम जान छुड़ाने के लिए बात को घुमा रहे हो। मैंने जल्दी से कहा, लियान तुम ऐसी तो नहीं हो कि तुमसे जान छुड़ाने के बारे में सोचा जाए। ये बात मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कही थी। अच्छा हुआ तुमने बात को घुमाने का जिक्र किया। अगर तुम ये कहती कि मैं तुम्हें घुमा रहा हूं तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता। वो निगाह चुराते हुए बोली, वैतान तुम बहुत खतरनाक हो।